16 जनवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ईरान में मुजाहिरों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास, ईरानी और अमरीकी मंदूबीन के एक दूसरे पर इल्जामात। He has made it clear all options are on the table to stop the slaughter. Iran seeks neither escalation nor confrontation. However, any act of aggression, direct or indirect, will be met with a decisive, proportionate and lawful response. अमेरिका का गजा बोर्ड ऑफ पीस के कयाम का ऐलान। गजा में इस्राएली फौज के फिजाई हमलों में हमास के रहनुमा समेत 10 अफराद हलाक। The Israeli army issues warnings not long after the strikes come in. यूरोपी फौज की ग्रीनलैंड आमद, दस्तों की तैनाती सदर के फैसले पर असरअंदाज नहीं होगी। व्हाइट हाउस का रद्द अमल। President has made his priority quite clear. He wants the United States to acquire Greenland. He thinks it's in our best national security to do that. कनाडा के वजीर आजम और चीनी सदर की बीजिंग में मुलाकात, ज़राअत, तवानाई और मुआशी शोबों में आगे बढ़ने पर इत्तफाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिल गया, जानिए कैसे। I presented the President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize, and I told him this. Listen to this. पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुमकिना दिफाई इत्तेहाद पर पेशरफ्त। अफगान तालिबान ने क़यादत में इख्तिलाफात से मुतल्लक BBC रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, मगर ये रिपोर्ट थी क्या? ये तालिबान के शाज़ो नादिर ही नजर आने वाले सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा हैं, और ये उनकी आवाज़ का एक ऑडियो क्लिप है जो BBC ने हासिल किया है। सुनिए इनकलाब ईरान, खुफिया अमरीकी राब्ते, खुमैनी के वादे और 2 फैसला कुन हफ्तों की कहानी। क्या तुम मर चुके हो? जानिए उस ऐप के बारे में जो अकेले रहने वाले अफराद की जान भी बचा सकती है। और आज के BBC रीड्स में सुनिए 1953 की मुसद्दिक हुकूमत के खिलाफ अमरीकी साजिश के बारे में। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। ईरान के नुमाइंदे ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के खसूसी इजलास के इख्तिताम पर अमेरिका और इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो ईरान में बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सलामती कौंसिल के इजलास में ईरान के मुस्तकिल मंदूब के मुआविन गुलाम हुसैन दर्जी ने अमरीकी नुमाइंदे के इल्ज़ामात कि ईरान ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया है को बेबुनियाद करार दे दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर अमरीका वाकई बेगुनाहों की हलाकत पर फिक्रमंद है तो उसे मिनेसोटा में पुलिस अफसरान के हाथों खातून के कत्ल पर तवज्जो देनी चाहिए। दर्जी ने मजीद कहा कि वो उन शहरियों के अहल खाना के साथ हमदर्दी करते हैं जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों में उनके बकौल अमेरिका और इसराइल की साजिश के नतीजे में हलाक हुए हैं, जिनमें एहतजाज के दौरान हलाक होने वाले सिक्योरिटी और पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। Iran seeks neither escalation nor confrontation. However, any act of aggression, direct or indirect, will be met with a decisive, proportionate and lawful response under Article 51 of the Charter. This is not a threat. It is a statement of legal reality. Responsibility for all consequences will rest solely with those who initiate such unlawful acts. ईरानी सफीर की तकरीर का ज्यादातर हिस्सा अमेरिका से मुताल्लक था, जिसके कहने पर सलामती कौंसिल का ये इजलास हो रहा था। उनका कहना था कि एहतजाजी मुजाहिरों का रुख और उसके बाद होने वाले खूनरेज वाकयात दरअसल अमेरिका और इसराइल की तहरीक का नतीजा हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अमरीकी नुमाइंदे माइक वाल्ट्ज ने ईरान पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और दहशत गर्दाना सरगर्मियों में शमूलियत के इल्ज़ामात आयद किए। वाल्ट्ज ने कहा कि ईरान गुज़िश्ता कई दहाइयों से मशरिक़ वुस्ता को गैर मुस्तहकम कर रहा है, बिलखसूस अपने मुसल्लह गिरोहों के जरिए। उनके मुताबिक ईरान ने अपनी आवाम की फलाह और बहबूद की बजाय जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम और अपने मुसल्लह गिरोहों की हिमायत को तरजीह दी है।
जिसके नतीजे में अवाम अब शदीद दबाव और मुश्किलात का शिकार है। अमरीकी नुमाइंदे ने मजीद कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अमली तौर पर आगे बढ़ने पर यकीन रखते हैं, महज बातों की हद तक नहीं, और ये कि ईरान में पुरतशद्दद वाक़यात रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस अब भी अमरीकी सदर के सामने मौजूद हैं और ईरानी हुकाम इस हकीकत से बखूबी आगाह हैं। President Donald J. Trump and the United States of America stands by the brave people of Iran. Period. President Trump is a man of action, not endless talk like we see at the United Nations. He has made it clear all options are on the table to stop the slaughter. And no one should know that better than the leadership of the Iranian regime. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर बोर्ड ऑफ पीस के क़याम से मुतल्लक एक बयान में कहा है कि ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दे दिया गया है। इस बोर्ड के अरकान का ऐलान जल्द किया जाएगा। ताहम ये बात पूरी यकीन दहानी के साथ कही जा सकती है कि ये तारीख के किसी भी दौर और किसी भी मुकाम पर तश्कील दिया जाने वाला सबसे अजीम और बावकार बोर्ड है। इस बयान और बोर्ड ऑफ पीस के क़याम से मुतल्लक बयान के बाद सदर ट्रंप ने एक और बयान में इस बोर्ड से मुतल्लक कहा कि मशरिक़ वुस्ता के लिए अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के ऐलान के मुताबिक गजा के 20 नुकाती अमन मंसूबे के अगले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर दाखिल हो गए हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि जंग बंदी के बाद टीम ने गजा में इंसानी इमदाद की रिकॉर्ड सतह पर तरसील को यकीनी बनाया है, जो शहरियों तक तारीखी रफ्तार और पैमाने के साथ पहुंची है। हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस कामयाबी को बेमिसाल करार दिया है। यही नताइज इस नए मरहले की बुनियाद बने हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बतौर चेयरमैन बोर्ड ऑफ पीस एक नई फ़लस्तीनी तकनीकी हुकूमत नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा की हिमायत की जा रही है, जिसे बोर्ड के हाई रिप्रेजेंटेटिव की सरपरस्ती हासिल है। ये फ़लस्तीनी क़यादत अमन के मुस्तकबिल के लिए पुरअज़म है। ट्रंप का कहना था कि मिस्र, तुर्की और कतर की हिमायत से हमास के साथ एक जामे गैर अस्करी मुआहदा तय किया जाएगा, जिसमें तमाम हथियारों की हवालगी और हर सुरंग के खात्मे को शामिल किया गया है। उन्होंने अपने पैगाम के आखिर पर कहा कि हमास को फौरी तौर पर अपने वादों पर अमल करना होगा, जिसमें इसराइल को आखिरी लाश की वापसी और मुकम्मल गैर अस्करी होना शामिल है। हमास ने कहा है कि उसके अस्करी विंग के एक सीनियर कमांडर जुमेरात को वस्ती गजा के इलाके दीरुल बलाह में इसराइली फिजाई हमलों में हलाक होने वालों में शामिल हैं। इन हमलों में मजमूई तौर पर 10 अफराद हलाक हुए हैं। इसराइली फौज ने ताहाल इस वाक़े पर कोई बयान जारी नहीं किया है। हमास के मुताबिक हलाक होने वालों में मोहम्मद अल होली शामिल हैं, जो दीरुल बलाह में अस्करी विंग के कमांडर थे। मुकामी ज़राए ने इतला दी है कि इस्लामी जिहाद के अस्करी विंग अल कुद्स ब्रिगेड के कमांडर अशरफ अल खतीब भी हलाक होने वालों में शामिल हैं। हमास ने अल होली खानदान के घर पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि यह कार्रवाई जंग बंदी मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी है और इस बात का सबूत है कि इसराइल मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहा, बल्कि इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है ताकि गजा के अवाम के खिलाफ जंग दोबारा शुरू की जा सके। फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक हलाक होने वालों में एक 16 साला लड़का भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता अक्टूबर से नाफिज जंग बंदी के बाद अब तक 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी और 3 इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। इसराइल ने गजा के निस्फ से ज़्यादा इलाके में इमारतें मिस्मार करके लोगों को बेघर कर दिया है, जहां अब 20 लाख से ज़ायद अफराद आर्जी पनाह गाँव या तबाहशुदा इमारतों में रहने पर मजबूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इत्तफ़ाल यूनिसेफ ने मंगल को बताया कि जंग बंदी के बाद से गजा में 100 से ज़्यादा बच्चे हलाक हो चुके हैं, जिनमें से बाज़ ड्रोन हमलों का निशाना बने। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात की है। ये कई बरसों बाद किसी कैनेडियन रहनुमा का चीन का पहला दौरा है। आखिरी बार सन 2017 में जस्टिन ट्रूडो ने चीन का दौरा किया था, जिसके बाद दोनों ममालिक एक तवील सफारती कशीदगी में मुब्तला रहे। इब्तिदाई कलमात में हालिया मुलाकात में वज़ीर आज़म कार्नी ने कहा कि दोनों ममालिक को ज़राअत, तवानाई और मईशत में फौरी पेशरफ्त पर तवज्जो देनी चाहिए। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि ये आपका पहला दौरा है जब से आपने मनसब संभाला है और 8 बरस बाद किसी कैनेडियन वज़ीर आज़म का चीन का दौरा है।
शी जिनपिंग ने कहा कि हालिया महीनों में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुस्बत नताइज हासिल हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चीन और कनाडा के ताल्लुकात आलमी अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए सूदमंद है। वजीर आजम कार्नी ने अपने खिताब में कहा कि हम दोनों ममालिक के दरमियान माजी के बेहतरीन ताल्लुकात को कायम कर सकते हैं और एक नया बाब रकम कर सकते हैं। हम दोनों तरफ के अवाम के लिए इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली ला सकते हैं और इसी के लिए कोशिश करेंगे। सदर शी ने इस मौके पर कहा कि गुज़िश्ता बरस जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इजलास के दौरान कार्नी से मुलाकात के बाद चीन और कनाडा के ताल्लुकात में मुस्बत तब्दीली आई है। वाज़े रहे जुमेरात को चीन के वजीर आजम ली चियांग ने भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में इस मुस्बत तब्दीली को सराहते हुए इसे एक नए दौर का आगाज करार दिया था। ग्रीनलैंड के दारुल हुकूमत नूक में एक छोटा फ्रांसीसी फौजी दस्ता पहुंच गया है। हुकाम के मुताबिक ये तैनाती यूरोपीय ममालिक के महदूद फौजी मिशन का हिस्सा है, जिसमें जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और बरतानिया भी शामिल हैं। इस इकदाम को रेकानासेंस मिशन यानी जायजा लेने वाला मिशन करार दिया जा रहा है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों ने कहा है कि इब्तदाई दस्ते को जल्द ही जमीनी, फिजाई और बहरी असासों के साथ मजीद मजबूत किया जाएगा। फ्रांसीसी सफारतकार ओलिवियर लोवो आवर ने इस मिशन को एक सियासी पैगाम करार देते हुए कहा कि ये पहली मशक है। हम अमेरिका को दिखाएंगे कि नेटो मौजूद है। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब डेनमार्क और ग्रीनलैंड के वज़राए खारिजा ने वाशिंगटन में अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डेनमार्क के वजीर खारिजा लार्स लोके रासमुसन ने कहा कि अगरचे बातचीत तामीरी रही, लेकिन फरीकैन के दरमियान बुनियादी इख्तलाफ बरकरार है। उन्होंने सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड हासिल करने की कोशिश पर तनकीद भी की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिकी कंट्रोल में लेने के अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि हमें कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। उन्होंने ताकत के इस्तेमाल को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया, ताहम कहा कि डेनमार्क के साथ कोई हल निकाला जा सकता है। ट्रंप ने मजीद कहा कि अगर रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहें तो डेनमार्क कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लीविट ने जुमेरात को कहा था कि यूरोपीय फौजी दस्तों की तैनाती सदर के फैसले पर असरअंदाज नहीं होगी और न ही ग्रीनलैंड के हसूल के हदफ को मुतासिर करेगी। Take place, I'm told, every 2 to 3 weeks. So this is a conversation the administration intends to keep having with the Danes and with the respected delegation from Greenland. But the president has made his priority quite clear. He wants the United States to acquire Greenland. He thinks it's in our best national security to do that. I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. पोलैंड के वजीर आजम डोनाल्ड टस्क ने कहा कि उनका मुल्क ग्रीनलैंड में यूरोपीय फौजी मिशन में शामिल होने का इरादा नहीं रखता, लेकिन खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने वहां फौजी मुदाखलत की तो ये सियासी तबाही होगी। उन्होंने कहा कि नेटो के एक रुकन मुल्क की सरजमीन पर दूसरे रुकन मुल्क का कब्जा दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगा। रूस के सफारत खाने ने बेल्जियम में जारी बयान में आर्कटिक की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और नेटो पर इल्जाम लगाया कि वो मास्को और बीजिंग के खतरे के बहाने फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो का कहना है कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अपना नोबेल अमन इनाम अमेरिकी सदर को पेश कर दिया है। मुलाकात के बाद उनका कहना था कि आज का दिन वेनेजुएला वालों के लिए तारीखी दिन है। ये मारिया कोरिना मचाडो की सदर ट्रंप से पहली मुलाकात है। ये मुलाकात अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को दारुल हुकूमत काराकस से हिरासत में लेकर अमेरिका लाए जाने के 2 हफ्ते बाद हुई है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक बयान में मचाडो का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनका ये इकदाम बाहमी एहतराम का एक शानदार मुजाहरा है। ताहम अमेरिकी सदर मचाडो की वेनेजुएला के नए रहनुमा के तौर पर हिमायत नहीं कर रहे। मचाडो की जमात वेनेजुएला के सन 2024 के इंतखाबात में कामयाबी का दावा करती आई है। इसकी बजाय ट्रंप वेनेजुएला की कायम मुकाम सरबरा डेल्सी रोड्रिगेज, जो कि मादुरो की नायब सदर थीं, के साथ मामलात तय कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने मचाडो से मुलाकात को एजाज करार देते हुए कहा कि वो एक हैरत अंगेज खातून है जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद मचाडो ने बाहर मौजूद अपने हामियों से हस्पानवी ज़बान में बात करते हुए कहा, हम सदर ट्रंप पर एतमाद कर सकते हैं।
उन्होंने सहाफियों से अंग्रेजी में बात करते हुए कहा कि मैंने अमेरिका के सदर को नोबेल अमन इनाम का तमगा पेश किया। उन्होंने अपने इस इकदाम को हमारी आज़ादी के साथ उनकी मुनफरिद वाबस्तगी का एतराफ़ करार दिया। I presented the President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize, and I told him this. Listen to this. 200 years ago, General Lafayette gave Simón Bolívar a medal with George Washington's face on it. Bolívar since then kept that medal for the rest of his life. बाद अज़ां व्हाइट हाउस ने एक्स पर सदर ट्रंप और मचाडो की तस्वीर शेयर की, जिसमें सदर ट्रंप वेनेज़ुएला की अपोजिशन लीडर का नोबेल इनाम का तमगा थामे हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर ममलकत बराए दिफाई पैदावार रजा हयात हराज ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक साला मुज़ाकरात के बाद दिफाई मुआहदे का मसवदा तैयार हो चुका है, ताहम इस पर हतमी मंजूरी बाकी है। तुर्क वजीर खारजा खाकान फिदान के मुताबिक दोनों ममालिक दिफाई ताउन पर बातचीत जारी रखे हुए हैं और सदर उर्दुवान एक वसी इलाकाई प्लेटफॉर्म के क़याम के ख़्वाह हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस मुमकिना इत्तेहाद से खित्ते में सिक्योरिटी ताउन और दिफाई पैदावार को फ़रोग़ मिल सकता है। फोर्ब्स अखबार में गोने यल्देज ने इस मामले पर अपनी राय का इज़हार करते हुए लिखा है कि इस पेशरफ्त को तुर्की की जानिब से नेटो से दूर होने की कोशिश के तौर पर नहीं देखना चाहिए। वो लिखते हैं कि अगर तुर्की इस इत्तेहाद में शामिल हुआ तो सब कुछ रफ्ता रफ्ता होगा, तेजी से ड्रामाई अंदाज में नहीं। उनके मुताबिक आगाज में मुश्तरका दिफाई पैदावार, अस्करी मशकें, एक दूसरे की बंदरगाहों तक रसाई पर खामोशी से मामलात तय पा सकते हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान इस दिफाई मुआहदे में कुछ ऐसा लाता है जो कम ही मुल्कों के पास है, यानी सख्त सिक्योरिटी की सलाहियत, जिसमें जोहरी सलाहियत भी शामिल है। उनके मुताबिक सऊदी अरब ने इसी चीज की वजह से पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा किया और अगरचे जोहरी सलाहियत किसी को दी नहीं जाती, लेकिन इसका तासुर ही काफी है। दूसरी जानिब उनके मुताबिक अगर तुर्की इस इत्तेहाद में शामिल होता है तो ये एक ऐसा नेटो का रुकन मुल्क होगा जिसके पास न सिर्फ इत्तेहाद की दूसरी बड़ी फौज होगी बल्कि उसके पास स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और दिफाई पैदावारी सलाहियत भी है। उनके मुताबिक पाकिस्तान को वाज़े तौर पर इस मुआहदे के मुआशी पहलू में दिलचस्पी होगी, क्योंकि दिफाई मुआहदा एक कमर्शियल मुआहदा भी होता है जिसमें मुश्तरका पैदावार और असला भी शामिल होंगे। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वाज़ेह है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने गुज़िश्ता साल अगस्त में महमूद खान अचकजई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद किया था, क्योंकि इस ओहदे पर फाइज रुकने कौमी असम्बली उमर आयूब 9 मई सन 2023 के वाक़यात से मुतल्लक मुकदमात में सज़ा के बाद पार्लियामेंट की रुकनियत से नाअहल हो चुके थे। गुज़िश्ता मंगल को स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री के अमल का असर नो आगाज किया था। अपोजिशन लीडर का ओहदा गुज़िश्ता तकरीबन 5 माह से खाली था, जो अगस्त सन 2025 में पीटीआई के उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ था। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली के हल्का NA 266 कला अब्दुल्ला और चमन से कामयाब करार पाए थे। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत ने BBC की उस रिपोर्ट की तरदीद की है जिसमें क़यादत के अंदर इंटरनेट की बंदिश समेत दीगर मामलात पर इख्तलाफात का जिक्र किया था। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने पैगाम में कहा कि अफगान तालिबान की क़यादत में इख्तलाफात से मुतल्लक BBC की रिपोर्ट बेबुनियाद है। अमारात इस्लामी की सफ़ों में किसी किस्म का इख्तलाफ मौजूद नहीं, तमाम उमूर इस्लामी शरीयत के मुताबिक अंजाम दिए जाते हैं और इख्तलाफ की कोई गुंजाइश है ही नहीं। क़यादत की जानिब से इत्तेहाद और यकजहती पर जोर देने वाले बयानात या मामूली मामलात में राय के फ़र्क को किसी सूरत इख्तलाफात नहीं समझा जाना चाहिए। अमारात इस्लामिया के अंदर मजबूत इत्तेहाद, इताअत और यकजहती मौजूद है और इख्तलाफात का कोई खदशा नहीं है।
BBC की जिस रिपोर्ट का ज़बीउल्लाह मुजाहिद हवाला दे रहे हैं उसमें अफगानिस्तान तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अखवंजादा की एक लीक शुदा ऑडियो का जिक्र है जिसमें उन्हें हुकूमत के अंदर एक दूसरे के मुखालफिन के बारे में खबरदार करते हुए सुना जा सकता है। वो उस दौरान खबरदार करते हैं कि इस तकसीम की वजह से अमारात खत्म हो सकती है। BBC को मसूल होने वाली ऑडियो ये जाहिर करती है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सरबराह को क्या चीज परेशान कर रही है। ये बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी खतरा है। तालिबान ने 2021 में अमरीकी इनखला के साथ ही मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया था। लीक होने वाली इस ऑडियो में अफगान तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अखवंजादा को सुना जा सकता है जिसमें अफगान तालिबान के सरबराह कहते हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात उनकी हुकूमत गिरा सकते हैं। वो खबरदार करते हैं कि इस तकसीम की वजह से अमारात खत्म हो सकती है। ये तकरीर जनवरी 2025 में कंधार के एक मदरसे में तालिबान अरकान की मौजूदगी में की गई थी जिसने कई माह से अफगान तालिबान के आला रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात की अफवाहों को ईंधन फराहम किया था। ये तकरीर थी क्या, जानिए गजनफर अली से। ये तालिबान के शाज़ो नादिर ही नजर आने वाले सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा हैं और ये उनकी आवाज़ का एक ऑडियो क्लिप है जो BBC ने हासिल किया है। इस ऑडियो में वो एक ऐसे अंदरूनी इख्तलाफ पर शदीद तशवीश का इजहार करते हैं जो उनकी हुकूमत के खात्मे का सबब बन सकता है। यही ऑडियो BBC की 1 साल पर मुहित तहकीक का आगाज़ बनी जिसने इस बात की तस्दीक की कि तालिबान की आला क़यादत में 2 वाज़े धड़े मौजूद हैं जिनके अफगानिस्तान के बारे में ख्यालात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनमें से एक ग्रुप कंदहार में है और सुप्रीम लीडर के गिर्द मौजूद सख्त गीर वफादारों पर मुश्तमिल है। ये धड़ा ऐसे निज़ाम हुकूमत का हामी है जो सख्त इस्लामी क़वानीन के मुताबिक चलाया जाए। दूसरा ग्रोह जिसका मरकज़ काबुल है अगरचे क़दामत पसंद है लेकिन इसका कहना है कि लड़कियों की आला तालीम पर पाबंदी बिलाखिर इनकी हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकती है। कई दहाइयों तक इस तंजीम की सबसे बड़ी ताकत इसका इत्तेहाद रही जो खामोश होकर एक ही रहनुमा की इताअत पर कायम थी। लेकिन गुज़िश्ता बरस इस मुत्तहिद महाज में इस अंदाज में दरारें पड़ना शुरू हुईं जिसका बहुत कम लोगों ने तसव्वुर किया था। सितंबर में हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा ने अफगानिस्तान भर में इंटरनेट और फ़ोन नेटवर्क्स बंद करने का हुक्म दिया। BBC की तहकीक के मुताबिक 3 दिन बाद काबुल में मौजूद क़यादत ने इस फैसले को कालदम करार देते हुए इंटरनेट दोबारा बहाल कर दिया। ये एक गैर मामूली इक़दाम था। एक अंदरूनी ज़राए ने BBC को बताया कि मुकम्मल इत्ताअत पर कायम इस तहरीक के लिए यह कदम बगावत के करीब तरीन था। ताहम तालिबान ने किसी भी अंदरूनी तकसीम की तरदीद करते हुए BBC को बताया, हम खुद को कभी तकसीम होने की इजाज़त नहीं देंगे। सामीन, आज से 47 साल कबल जनवरी 1979 में ईरान में पेश आने वाले 2 हफ्तों ने मशरिक़ वुस्ता की तारीख का रुख बदल दिया था जब शाह ईरान मोहम्मद रजा पहलवी मुल्क छोड़ गए और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी की क़यादत में इनकलाब कामयाब हुआ। बाद डीक्लासिफाई होने वाली अमरीकी दस्तावेजात से इंकशाफ हुआ कि उन दिनों खमीनी और अमरीकी हुकूमत के दरमियान खुफिया राब्ते मौजूद थे। BBC की एक खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक जिला वतनी के दौरान आयतुल्लाह खमीनी ने अमरीका को पैगामात भिजवाए जिनमें यकीन दहानी कराई गई कि उनकी वापसी के बाद ईरान में अमरीकी मफादात, तेल की तरसील और अमरीकी शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अमरीका का बुनियादी खदशा ईरान में खाना जंगी और फौजी तसादुम था जिससे बचने के लिए वाशिंगटन ने पसे पर्दा ईरानी फौज और खमीनी के करीबी हलकों के साथ राब्ते बढ़ाए। रिपोर्ट में बताया गया कि अमरीका असूली तौर पर बादशाहत के खात्मे पर आमादा हो चुका था बशर्ते के फौज महफूज रहे और इक़्तिदार की मुंतकली मुनज़्ज़म अंदाज में हो। 1 फरवरी 1979 को खमीनी की ईरान वापसी के बाद फौज ने गैर जानिबदारी इख्तियार कर ली जिसके नतीजे में शाही निज़ाम का खात्मा हो गया। ताहम इक़्तिदार संभालने के बाद खुमैनी ने अमरीकी मुखालफत को अपनी सियासत का मरकज़ बना लिया जिससे ईरान और अमरीका के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित शदीद कशीदगी का शिकार हो गए। एक नई ऐप ने आजकल चीन में काफी धूम मचा दी है और उसका नाम है आर यू डेड, यानी क्या तुम मर चुके हो। इसका तसव्वुर सादा है, आपको हर 2 दिन बाद इससे राब्ता करना होगा। एक बड़े बटन पर क्लिक करना होगा ताकि तस्दीक हो सके कि आप जिंदा हैं। अगर नहीं तो आपके मुकर्रर करदा इमरजेंसी नंबर से राब्ता किया जाएगा और ये ऐप उन्हें बताएगी कि आप मुश्किल में हो सकते हैं। ये ऐप पिछले साल मई में लॉन्च हुई थी लेकिन उस वक्त कुछ ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, लेकिन हालिया हफ्तों में इसे जबरदस्त तवज्जो मिली क्योंकि बहुत से नौजवान जो चीनी शहरों में अकेले रहते हैं इसे बड़ी तादाद में डाउनलोड कर रहे हैं
ताज़ा मकबूलियत ने इस ऐप को मुल्क की सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली पेड यानी अदायगी करके खिदमात हासिल करने वाली ऐप बना दिया है। चीनी सरकारी मीडिया इदारे ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकी इदारों का ख्याल है कि सन 2030 तक चीन में 20 करोड़ तक घराने सिर्फ एक ही फर्द पर मबनी हो सकते हैं। और सेफ्टी कंपनी कंपेनियन कहलाने वाली ये ऐप अकेले दफ्तर के मुलाजिम, घर से दूर रहने वाले तालिबे इल्म या कोई भी जो तनहा तर्ज जिंदगी इख्तियार कर रहा हो उन्हें हदफ बना रही है। चीनी सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने कहा कि जो लोग अपनी जिंदगी के किसी भी मरहले पर अकेले रहते हैं उन्हें ऐसी किसी चीज की जरूरत होती है जैसा कि तन्हाई पसंद, डिप्रेशन के शिकार, बेरोजगार अफराद और दीगर कमजोर हालात का शिकार लोग। एक और सारिफ ने लिखा कि अकेले रहने वाले लोगों को यह खौफ है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो मर जाएंगे और मदद के लिए कोई नहीं होगा। कभी कभी सोचता हूं अगर मैं अकेला मर जाऊं तो मेरी लाश कौन उठाएगा। ईरान में हालिया मुजाहरों के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने 1953 में ईरानी वजीर आजम मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत के तख्ता उलटने में अमेरिकी किरदार की याद ताज़ा कर दी है। इस तारीखी साजिश को ईरान में आज भी बैरूनी मुदाखलत की अलामत समझा जाता है। BBC रीड्स में शाया होने वाली एक तफसीली रिपोर्ट में इस सवाल का जायजा लिया गया है कि वो साजिश क्या थी, उसमें कौन कौन शामिल था और उसके ईरान की सियासत पर क्या असरात मुरतब हुए। इस तहरीर में साफी व मुहक्किक वकार मुस्तफ़ा ने तारीखी पस मंजर और हकाइक को उजागर किया है, जबकि पेशकश उमर अफरीदी की है। ईरान के हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान अमरीकी इंतजामिया कम से कम बयान की हद तक मुसलसल जलती पर तेल छिड़कती रहा अमली किरदार तो उसके लिए शायद खुफिया दस्तावेजात के डी क्लासिफाई होने तक इंतजार करना पड़े। मगर 2013 में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA और 2023 में बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 की शाये की गई खुफिया दस्तावेजात के मुताबिक 1953 में मुसद्दिक हुकूमत का तख्ता उलटने में दोनों मुलविस थी। दुनिया को जमहूरियत का भाषण देने वाले अमेरिका और बरतानिया ने ईरान में एक मुंतखब हुकूमत को गिराने की साजिश क्यों की, और क्या आज के आलमी हालात के तनाजुर में उस साजिश में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं? सहाफ़ी और मुहक्किक वकार मुस्तफ़ा की तहरीर पर मबनी BBC रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। ये बात है 15 अगस्त 1953 की। उस रात ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान की फिजा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। आधी रात के अंधेरे में फौजियों से भरा एक ट्रक वजीर आजम को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हुआ, मगर ऐन वक्त पर साजिश बेनकाब हो गई। हुकूमत के वफादार दस्तों ने बागी फौजियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये कामयाबी आर्जी साबित हुई, क्योंकि 4 रोज बाद ही मुंतखब वजीर आजम डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उलट दिया गया। एक जमहूरी तरीके से मुंतखब हुकूमत को हटाने के लिए ये साजिश दुनिया को जमहूरियत का दर्स देने वाले अमरीका और बरतानिया ने रचाई थी, जबकि ईरानी बादशाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी उनके आलाकार बन गए थे। साल 1908 ईरान में तेल दरियाफ्त होता है। बरतानवी एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी को ठेका मिला, जिसके तहत तेल की आमदनी का 80% से ज्यादा बरतानिया ले जाता, जबकि ईरान के हिस्से में अपनी ही कुदरती दौलत का महज 10 से 12% आता। 1940 की दहाई के आखिर तक बरतानवी ऑयल कंपनी के खिलाफ अवामी बेचैनी बढ़ चुकी थी। हुकूमत ने ईरानी तेल पर गैर मुल्की कंट्रोल महदूद करने का फैसला किया। अमरीकी सहाफ़ी स्टीवन किंजर ऑल दी शाज़ मैन में लिखते हैं कि जब ईरानी हुकूमत ने कंपनी का ऑडिट करने की कोशिश की तो कंपनी ने ताउन से इनकार कर दिया। इस पर 1951 में ईरानी पार्लियामान ने तेल की सनत को कौमियाने के हक में वोट दिया और इस कानून के सरकर्दा हामी डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक को वजीर आजम मुंतखब कर लिया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के मुताबिक जब बरतानिया ने अपने मफादात को खतरे में देखा तो उसने मुसद्दिक हुकूमत को कमज़ोर और गैर मुस्तहकम करने के लिए एक खुफिया मुहिम शुरू कर दी। इब्तिदा में बरतानवी हुकूमत ने शाह को आमादा किया कि वो मुसद्दिक हुकूमत को पार्लियामेंट के जरिए हटाए। ये चाल उल्टी पड़ गई। मुसद्दिक की मकबूलियत में इजाफा और शाह की मकबूलियत में कमी हुई। इस नाकामी के बाद बगावत के जरिए हुकूमत गिराने के लिए बरतानिया ने अमरीका को साथ मिलाया और सर्द जंग के खदशात को हवा दी गई। अगरचे मुसद्दिक खुल्लम खुल्ला कम्युनिज्म मुखालिफ थे, मगर कहा गया कि वो ईरानी कम्युनिस्ट पार्टी के करीब हो रहे हैं। अमरीकी जरीदे टाइम ने डॉक्टर मुसद्दिक को 1951 का मैन ऑफ द ईयर करार दिया था, जिन्होंने खारजा उमूर में निहायत सरगर्म पॉलिसी अपनाई,
اتنی سرگرم کہ ہزاروں میل دور ملکوں کی وزارتوں میں رات گئے تک چراغ جلتے رہے، لیکن عوام ان پر فرفتہ تھے۔ اسٹیون کنزر کے مطابق وزیر اعظم مصدق کو ناقابل مصالحت سمجھتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل اور امریکی صدر آئزن ہاور کی انتظامیہ نے 1953 کے اوائل میں ان کی حکومت گرانے کا فیصلہ کیا۔ اس بغاوت کو امریکہ نے آپریشن ایجیکس جبکہ برطانیہ نے آپریشن بوٹ کا نام دیا۔ روزنامہ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق 1953 میں ایک ایرانی جنرل نے فوجی بغاوت کی حمایت کے لیے امریکی سفارت خانے سے رابطہ کیا تھا۔ برطانوی روزنامہ گارڈین کی ایک رپورٹ کے مطابق برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 نے شاہ کے حامی جنرل فضل اللہ زاہدی کو انقلاب کی قیادت کے لیے بھرتی کیا تاکہ وہ مصدق کی جگہ وزیر اعظم بن سکیں۔ بغاوت کے سرکردہ منصوبہ سازوں میں شامل ڈاکٹر ڈونلڈ این ولبر کی کلینڈسٹین سروسز ہسٹری اوور تھرو آف پریمیئر مصدق میں ہے کہ CIA نے مصدق کو ہٹانے کے لیے $10 لاکھ کی منظوری دی۔ ولبر کے مطابق رضا شاہ پہلوی کو مرکزی کردار ادا کرنا تھا، لیکن ایجنسی کی رائے میں نوجوان شاہ فطری تذبذب، خدشات اور خوف کا شکار تھے۔ وہ اکثر اپنے خاندان، خصوصاً اپنی طاقتور اور سازشی جڑواں بہن شہزادی اشرف سے اختلاف رکھتے تھے۔ اکتوبر 1952 میں مصدق نے برطانیہ سے تعلقات منقطع کر لیے۔ تب MI6 نے یہ کام بیروت میں CIA کو سونپ دیا۔ بالآخر امریکی صدر آئزن ہاور نے 11 جولائی 1953 کو منصوبے کی حتمی منظوری دے دی۔ منصوبے کے مطابق CIA کو عوامی بے چینی کو ہوا دینا تھی۔ انتشار پھیلنے پر بادشاہ کو ایک فرمان کے ذریعے ڈاکٹر محمد مصدق کو معزول اور جنرل فضل اللہ زاہدی کو وزیر اعظم مقرر کرنا تھا۔ قریباً اسی وقت CIA اور MI6 کے اہلکاروں نے فرانس میں شہزادی اشرف پہلوی کو قائل کیا کہ وہ ایران جا کر اپنے بھائی کو طے شدہ اسکرپٹ کے مطابق چلنے پر آمادہ کریں۔ برطانوی اہلکار کے مطابق جب میں نے ایک بڑی رقم نکالی تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ شہزادی کی واپسی نے مصدق نواز حلقوں میں احتجاج کا طوفان کھڑا کر دیا۔ شاہ بھی اس بات پر سخت ناراض تھے کہ ان کی اجازت کے بغیر وہ کیوں واپس آئی ہیں، اور بہن سے ملنے سے انکار کر دیا، مگر ایک برطانوی ایجنٹ نے کسی طرح ان کی بادشاہ سے ملاقات کا بندوبست کر دیا۔ ایجنسی نے ایک بڑے اخبار کے مالک کو قریباً $45,000 کا ذاتی قرض بھی دیا تاکہ وہ اخبار کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، لیکن شاہ اپنی ضد پر قائم رہے اور انہوں نے CIA کے تیار کردہ ان فرمانوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا جن کے تحت مصدق کو برطرف اور جنرل زاہدی کو وزیر اعظم مقرر کیا جانا تھا۔ ڈاکٹر مصدق کو صورتحال کا اندازہ ہوا تو انہوں نے پارلیمان تحلیل کرنے کے لیے قومی ریفرنڈم کا اعلان کر کے اقتدار مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران شاہ جنرل زاہدی اور چند دوسرے فوجی افسران سے ملنے پر آمادہ ہو گئے اور بالآخر 13 اگست کو فرمانوں پر دستخط کر دیے۔ بغاوت کا آغاز 15 اگست کی رات ہوا، مگر ایک باتونی فوجی افسر کی وجہ سے سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ڈاکٹر مصدق کے چیف آف سٹاف جنرل تقی رہائی نے اپنے نائب کو شاہی محافظ دستے کی بیرکوں میں بھیج دیا۔ نائب کو وہیں گرفتار کر لیا گیا۔ عین اسی وقت جب شاہ نواز فوجی شہر بھر میں پھیل کر دیگر اعلیٰ حکام کو گرفتار کر رہے تھے، فوج اور حکومتی دفاتر کے درمیان ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی گئیں اور ٹیلی فون ایکسچینج پر قبضہ کر لیا گیا۔ لیکن حیران کن طور پر فون بدستور کام کرتے رہے، جس سے ڈاکٹر مصدق کی فورسز کو ایک اہم برتری مل گئی۔ جنرل رہائی بھی شاہ نواز دستوں کی گرفت سے بچ نکلے اور کمانڈروں کو وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے منظم کرنے لگے۔ ڈاکٹر مصدق کو ان کے گھر پر گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گئے شاہ نواز فوجی خود بھی پکڑے گئے۔ جنرل زاہدی کے ساتھ کام کرنے والا اعلیٰ فوجی افسر اس وقت فرار ہو گیا جب اس نے فوجی ہیڈ کوارٹر میں ٹینکوں اور وفادار سرکاری فوجیوں کو دیکھا۔ اگلی صبح تہران ریڈیو سے اعلان ہوا کہ حکومت کے خلاف بغاوت ناکام بنا دی گئی ہے۔ امریکی سفارت خانے میں موجود CIA اہلکار حقیقت احوال سے بے خبر تھے۔ آخر CIA کے مقامی سربراہ روزویلٹ سفارت خانے سے نکلے اور جنرل زاہدی کو تلاش کر لیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگر عوام کو یہ باور کرا دیا جائے کہ جنرل زاہدی قانونی وزیر اعظم ہیں تو بغاوت کامیاب ہو سکتی ہے۔ منصوبے پر عمل کرنے والوں کو یہ خبر پھیلانا تھی کہ شاہ نے 2 فرمانوں پر دستخط کیے ہیں، مگر یہ پروپیگنڈا مہم جلد ہی تعطل کا شکار ہو گئی۔ CIA کے بہت سے ایرانی ایجنٹ گرفتار تھے یا روپوش۔ 16 اگست کو معلوم ہوا کہ شاہ بغداد فرار ہو گئے ہیں۔
اس پر روزویلٹ نے اصرار کیا کہ شاہ بغداد ریڈیو سے خطاب کریں اور جنرل زاہدی جارحانہ موقف اختیار کریں تو کامیابی کا ہلکا سا امکان اب بھی ہے۔ اگلی صبح شاہ نے بغداد سے فرمانوں پر دستخط کر دینے کا اعلان کیا۔ اس نازک مرحلے پر ڈاکٹر مصدق نے شاہ کے فرار اور بغاوت میں ملوث بعض افسروں کی گرفتاری سے مطمئن ہو کر شہر کے گرد تعینات زیادہ تر فوجی واپس بلا لیے۔ اسی رات CIA جنرل زاہدی اور دیگر کلیدی ایرانی ایجنٹوں اور فوجی افسروں کو گاڑیوں کے نچلے حصوں اور بند جیپوں میں چھپا کر امریکی سفارت خانے کے اندر لے گئی، جہاں آئندہ لاہے عمل پر مشاورت ہوئی۔ تہران کے ایک ممتاز عالم دین کو قم بھیجا گیا تاکہ کمیونزم کے خلاف جہاد کا اعلان کریں، اور طے پایا کہ جنرل زاہدی تہران پر زیادہ جارحانہ حملے کریں گے، مگر رضا شاہ بظاہر جلاوطنی اختیار کر کے بغداد سے روم روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر مصدق کے حامی اخبارات نے اسے پہلوی سلطنت کا خاتمہ لکھا، جبکہ کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے بیان میں بغاوت کی کوشش کو اینگلو امریکن سازش قرار دیا گیا۔ مظاہرین شاہی مجسمے گرانے لگے۔ CIA کے تہران اسٹیشن نے ہیڈ کوارٹر سے رہنمائی مانگی کہ آیا ایجیکس کو جاری رکھا جائے یا دستبردار ہوا جائے، لیکن جس وقت امریکی دستبردار ہونے کو تیار تھے، تہران کی سڑکوں پر فضا اچانک بدل گئی۔ 19 اگست کی صبح تہران کے چند اخبارات نے شاہ کے فرمان شائع کر دیے۔ جلد ہی شاہ نواز ہجوم سڑکوں پر جمع ہونے لگا۔ ولبر لکھتے ہیں کہ ہجوم کو قیادت کی ضرورت تھی جو CIA کے ایرانی ایجنٹوں نے فراہم کر دی۔ دوپہر تک ہجوم کو چند افسروں کی براہ راست قیادت ملنے لگی۔ 1 گھنٹے کے اندر مرکزی ٹیلی گراف دفتر پر قبضہ ہو گیا اور صوبوں کو تار بھیج کر شاہ کے حق میں بغاوت کی اپیل کی گئی۔ مختصر فائرنگ کے بعد پولیس ہیڈ کوارٹر اور وزارت خارجہ پر بھی قبضہ ہو گیا۔ تہران ریڈیو غیر یقینی کے باعث کپاس کی قیمتوں پر ایک پروگرام نشر کر رہا تھا۔ دوپہر کو شہریوں، فوجی افسروں اور پولیس اہلکاروں نے اس پر دھاوا بول دیا۔ شاہ نواز مقرری نے نشریات سنبھال لی، بغاوت کی کامیابی کا اعلان کیا اور شاہی فرمان پڑھ کر سنائے۔ سفارت خانے میں CIA کے افسران خوشی سے سرشار تھے اور روزویلٹ نے جنرل زاہدی کو روپوشی سے باہر نکالا۔ ایک فوجی افسر نے ٹینک کا انتظام کیا اور انہیں ریڈیو اسٹیشن لے گیا، جہاں سے جنرل زاہدی نے قوم سے خطاب کیا۔ ڈاکٹر مصدق اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ CIA کے ڈائریکٹر ایلن ڈالس نے شاہ کے ساتھ روم سے تہران تک پرواز کی اور جنرل زاہدی نے باضابطہ طور پر مصدق کی کرسی سنبھالی۔ ڈاکٹر محمد مصدق کو سزائے موت سنائی گئی، جسے شاہی فرمان پر 3 سال قید تنہائی میں بدل دیا گیا۔ انہیں 1967 میں ان کی موت تک ان کے گھر پر نظر بند رکھا گیا۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ انڈیا کے دارالحکومت دہلی کے ایئرپورٹ پر ایئر انڈیا کی ایک ایئر بس A350 کے انجن میں کارگو کنٹینر کو کھینچے جانے کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ واقعہ دہلی ایئرپورٹ پر اس وقت پیش آیا جب طیارہ رن وے سے نکل کر پارکنگ ایریا کی طرف جا رہا تھا۔ نیو یارک جانے والا یہ طیارہ جمعرات کو ایران کی فضائی حدود بند ہونے کے بعد دہلی واپس آ گیا تھا، جہاں لینڈنگ کے بعد طیارہ پارکنگ ایریا کی طرف ٹیکسی کر رہا تھا کہ کارگو کنٹینر کو دائیں انجن نے کھینچ لیا۔ ایئر انڈیا کے ترجمان نے بتایا کہ کنٹینر اس وقت گرا جب سامان لے جانے والی ایک گاڑی کے ساتھ جڑے کارٹ کا پہیہ نکل گیا۔ گاڑی کے آپریٹر نے باقی سامان صاف کر دیا، تاہم گرنے والا کنٹینر وہیں رہ گیا اور انجن کو اس نے اپنے اندر کھینچ لیا۔ یاد رہے اس وقت شدید دھند کے باعث حد نگاہ کم تھی۔ اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں، تاہم انجن کو کافی نقصان پہنچا ہے اور طیارہ مرمت کے لیے گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق اس کا ملبہ صاف کر دیا گیا ہے اور طیارے کو مخصوص جگہ پر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ایئر انڈیا کے ایک ذریعے نے BBC کو بتایا کہ جب کنٹینر انجن میں داخل ہوا تو طیارے میں تقریباً 240 مسافر جبکہ 6 سے 8 کے درمیان عملے کے افراد سوار تھے۔ DGCA کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کی گئی تصاویر میں طیارے کے انجن کے بیرونی حصے اور پنکھوں کو پہنچنے والے نقصان کے ساتھ ساتھ ٹیکسی وے پر پڑا ملبہ بھی دکھایا گیا ہے۔